मेरा नाम हिमांशु है। अपनी कहानियों और कविताओं के ज़रिए आपसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानियाँ लिखते वक्त थोड़ी दूर अपने किरदारों के साथ चलने में मुझे उन किरदारों के चेहरे साफ दिखना शुरू हो जाते हैं। ये पहली कहानी थी जहाँ अंत तक मैं अपने दोनों मुख्य किरदारों का चेहरा ढूंढ ही नहीं पाया। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आपको कोई चेहरा दिख जाए तो उन तक ये कहानी ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। कहानी का नाम है सीमा और सुहानी। सीमा, 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 उठ जाओ बेटा, मैं घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे दफ्तर भी जाना है। सीमा, सुन रही हो ना? सीमा। कोई कोई जोर जोर से सीमा को आवाज दे रहा था। सीमा की आंखें बंद थीं, पर उसे लगा वो अपने आसपास घट रहा सब कुछ देख सकती है। हाँ, उसकी आंखों पर जैसे दो भारी से पत्थर रखे हुए थे। उसका सर दर्द से एकदम बड़ा हो गया था, शायद कमरे के आकार का। और कोई उस कमरे में जोर जोर से हथौड़े मार रहा था और सीमा का नाम पुकार रहा था। वो अपनी आंखों से बोझ हटाकर उन्हें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार उसका सर और भारी हो जाता और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती। उसने फिर से पूरी ताकत लगाई तो आंखें धीरे से खुलीं और फिर से बंद हो गईं। 3-4 बार की मेहनत के बाद जब उसकी आंखें कुछ देखने के लायक हुईं तो उसे सबसे पहले दीवार पर लटकी हुई घड़ी दिखाई दी। सुबह के 10 बजने में कुछ 5 मिनट बाकी थे। वो जितना भी अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती, उसका सर उतना ही ज्यादा बड़ा होने लगता। आसपास गूंजती आवाजों में शायद कोई उसका नाम सीमा बार बार पुकार रहा था। एक बार जब फिर से आंख खुली तो उसने कुर्सी पर टंगे वो कपड़े देखे जो वो कल रात घर से पहन कर निकली थी। सीमा, सीमा, उठ जाओ बेटा। सीमा सकपका कर अपना सर झंझनाते हुए कंबल के साथ उठकर बैठ गई। ये सुहानी होने की जिद में वो सीमा को पूरी तरह भूल गई थी। उसने दीवार पर लटकी घड़ी पर नजर घुमाई तो 10 बजने में कुछ 5 मिनट हुए थे। घर पर सीमा के पापा और उसकी माँ उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी सांसें उसके गले तक आ गईं। उसका सर दर्द से फट रहा था। कमरे में सुहानी नहीं थी। उसके कपड़े सूखे हुए थे। वो कब ऊपर से नीचे आई, ये सुबह सुबह सुहानी कहाँ गायब है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे रह रह के बस अपने घर का डर सता रहा था। वो बिस्तर से बाहर निकली और वापस उन कपड़ों में आ गई जिन्हें घर से पहन कर निकली थी। सुहानी के पापा दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। सुहानी कमरे के बाहर भी कहीं नहीं थी। सॉरी अंकल, वो नींद नहीं खुली, सीमा डरते हुए बोली। कोई बात नहीं, चलो जल्दी करो, पापा नाराज हो जाएंगे तुम्हारे। मैंने कहा था कि सुबह 6 बजे पूजा है और उसके बाद 7 बजे तक मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। चलो चलो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। सीमा कार की तरफ भागी। रास्ते में उसने सुहानी के पापा से सुहानी के बारे में कुछ नहीं पूछा। उसे अपने घर का डर खाए जा रहा था। उसका बैग फिर से आगे आ गया था और वो खुद में सिमटी हुई सी बैठी हुई थी। उसके बैग में से सुहानी की खुशबू भी आ रही थी। वो कपड़े जो वो रात में पहन कर सोई थी वो उसे अपने साथ ले आई थी। सुहानी की खुशबू से उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ जाती और जैसे जैसे उसका घर करीब आता जाता उसकी हिम्मत रोड पर कहीं पीछे छूट जाती। सीमा ने अपनी सीमा को भूलकर कल बहुत कुछ कर लिया था। अच्छा अच्छा सीमा बेटा, मैं तुम्हें गली के पास ही छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम चले जाना, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है।
सुहानी के पापा सीमा को देखते हुए बोले, अरे अंकल, घर आ जाइए ना, चाय पीकर चले जाना आप। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी, आज थोड़ा जल्दी है, पापा को मेरा नमस्ते कहना। जी अंकल। सीमा चाहती थी कि वो घर आए। वो अपने डर का सामना अकेले करना नहीं चाहती थी। सुहानी के पापा ने उसे उसके घर के पास ही छोड़ दिया। अच्छा बेटा, वो सुहानी कुछ बता कर गई है क्या? सुबह सुबह कहाँ चली गई? नहीं अंकल, मुझे तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलो आराम से जाना। जी अंकल। सीमा अपने घर की तरफ भाग भी रही थी और अपने पैरों को रोक भी रही थी। उसके पापा शायद ऑफिस चले गए होंगे या फिर गुस्से में उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। हिम्मत करके उसने अपना दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा मम्मी ने खोला। सीमा का सर झुका हुआ था तो उसने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। वो माँ के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। जब कुछ मिनटों तक माँ ने उससे एक भी सवाल नहीं किया तो वो खुद ही अपने बनाए हुए जवाब देने लगी। माँ, वो कल रात बारिश हो रही थी ना, सुबह वो पूजा में बहुत देर। उसके कान के पास एक बहुत जोर की आवाज़ हुई और उसका भारी सर एकदम से पूरी तरह खाली हो गया। बहुत देर तक एक पतली सीटी उसके कानों में बजती रही। उसकी आंखें अपने आप भारी हो गईं और उसका आधा चेहरा आग से जलने लगा। बैग उसके हाथ से छूटकर दूर कहीं जाकर बिखर गया। धीरे धीरे जब कानों के अंदर सीटी बजना कम हुई तो बाहर की आवाज़ें छोटे छोटे कंकड़ों की तरह उसके खाली सर में बजने लगी। सर में बजती कंकड़ की आवाज़ थोड़ी देर में कुछ साफ सी सुनाई देने लगी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना? रात भर लड़की घर से बाहर। अरे अगर किसी को पता चल गया ना तो सब थू थू करेंगे। इतनी कौन सी गर्मी चढ़ी थी तुम्हें कि रात भर पार्टी करनी है? और ऊपर से झूठ, वो भी किसी और से कहलवाया। ये तुम्हारी दोस्त के पापा के बारे में सब जानते हैं। उनकी खुद की औरत उन्हें छोड़कर भाग गई थी उनके पीने और उनकी हरकतों की वजह से, और तुम ऐसे लोगों के घर रात भर रुक गई। तुम्हारा खुद का घर नहीं है जो दूसरों के घर में सोने की नौबत आ गई? पता भी है अब तुम्हारे बारे में लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। एक शरीफ घर का लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। आने दो पापा को शाम को, इतने गुस्से में गए हैं सुबह ऑफिस, वही ठीक करेंगे तुम्हें। हो गया बस कॉलेज वॉलेज, आज से सब बंद। घर पर बैठो और किसी और के घर जाने के लायक बनो, वरना ऐसे ही मुंह काला करते घूमती रहोगी और हमें कहीं जाकर मरना पड़ेगा। माँ सीमा को कोसते कोसते रोने लगी। गुस्से में उसकी हर बात मरने के बाद रोने पर ख़त्म हो जाया करती थी। सीमा अपने गाल पर हाथ रखे कोने में सिमटी खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि वो इतना कुछ बुरा करने वाली है। वो सिर्फ एक दिन के लिए सुहानी होना चाहती थी, पर वो सीमा थी और उसे अपनी सीमा याद रखनी चाहिए थी। शाम को पापा ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो सीधा आकर बैठ गए और टीवी चालू कर दी। उसकी मम्मी उसकी तरफ गुस्से से ताक रही थी, फिर उसे देखते हुए बोली, जाओ चाय बनाकर लेकर आओ, अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो? सीमा अपनी आंखों में आंसू भरे हुए चाय बनाने लगी। वो जानती थी कि उसने गलत किया है और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। शायद पापा उससे कभी बात नहीं करेंगे। वो चाय लेकर कमरे में पहुंची तो पापा बिना उसकी तरफ देखे माँ को बोल रहे थे, मिश्रा जी से बात हो रही थी, इनके लिए एक लड़का देखा है। अभी कुछ कमा नहीं रहा है पर ज़मीन जायदाद बहुत है। लड़का अकेला है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा और खुश रखेगा इन्हें।
इस रविवार को आ रहे हैं वो लोग, सब ठीक से देख लेना। लेकिन लेकिन अभी कोई सरकारी काम वाला मिल जाता तो बेहतर होता ना, माँ ने थोड़ा सकुचाते हुए बोला। क्या? सरकारी नौकर? अपनी बेटी के लक्षण देखे हैं तुमने? तुमसे भी 4 कदम आगे है। सरकारी नौकरी वाला चाहिए इनको। कोई इनसे शादी करने को तैयार हो जाए वही बहुत है। समझा रहा था कि कुछ काम धाम सिखाओ, पर तुम्हें तो इन्हें पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना था। बनाओ। किसी को पता चल गया कि ये रात रात भर घर से बाहर रहती हैं तो ये बिरादरी वाले यहाँ पर शादी भी नहीं होने देंगे। और सुनो, लड़का मैंने देख रखा है, बस थोड़ा रंग दबा हुआ है और अभी तैयारी कर ही रहा है तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। तुम बस सब कुछ ठीक ठाक होने तक अपनी बेटी को संभालो। उसकी माँ सर झुकाकर चुपचाप सब सुन रही थी। सीमा की वजह से आज उसकी माँ को भी इतना सुनना पड़ गया। सीमा चुपचाप भागकर किचन में चली गई और पर्दे के पीछे छुपी खुद को कोसती रही। रविवार को लड़के वाले सीमा के घर पर आए। उसने किसी को नहीं देखा, बस एक झलक लड़के पर पड़ी। उसे लगा वो पापा को देख रही है। पापा की उम्र अगर कुछ साल कम कर देते तो शायद वो भी ऐसे ही दिखते। सीमा को लग रहा था कि अपनी शादी के वक्त पापा ऐसे ही दिखते होंगे, या फिर सारे लड़के ऐसे ही लगते हैं। उसने वापस सर झुका लिया। बहुत सारी बातों के अंत में सीमा ने पापा की बस इतनी सी ही आवाज़ सुनी। शादी अगले महीने रख लेते हैं, मुहूर्त अच्छा है और फिर आगे तक कोई अच्छे दिन भी नहीं है। हाँ हाँ, जैसा बोलो आप, और लेन देन की जो भी बात है वो मिश्रा जी देख लेंगे। चाय की कप थामे भीड़ में से एक भारी सी आवाज़ आई। हाँ हाँ बिल्कुल, पापा अपनी गिड़गिड़ाती आवाज़ में कह रहे थे। वो गिड़गिड़ाती आवाज़ घर खाली होते ही वापस भारी होकर माँ को कोसने लगी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि सीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सीमा ने गलती करी थी, पर इतना कि सब परेशान हो रहे थे। वो खुद को अब तक कोस रही थी और उसे थोड़ा गुस्सा सुहानी पर भी आ रहा था। ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा था। सुहानी ने कभी खुद की परवाह नहीं करी थी तो सीमा की कैसे करती। लेकिन फिर भी सीमा सुहानी से एक बार मिलना चाहती थी। 1 महीने में शादी होना तय थी। वो इस बारे में किसी से तो बात करना चाहती थी। सुहानी पर थोड़ा गुस्सा था, पर एक वही थी जो सीमा के अंदर हो रही इस हलचल को थोड़ा सा शांत कर सकती थी। फिर एक दिन जब सब लोग शादी की भागदौड़ में व्यस्त थे तो सीमा ने सुहानी के घर फ़ोन लगाया। फ़ोन उस तरफ सुहानी के पापा ने उठाया। हेलो अंकल, सुहानी है क्या? मैं सीमा बोल रही हूँ। सुहानी अब यहाँ नहीं रहती, वो अपने दोस्तों के साथ रहती है। इससे पहले कि सीमा आगे एक भी सवाल पूछती, सुहानी के पापा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। सीमा की उलझन पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई। अपने इतने सारे सवालों के साथ कुछ सवाल और भी जुड़ गए। तो क्या सुहानी उस दिन के बाद अपने घर ही नहीं आई? क्या इसीलिए वो कह रही थी कि हम पता नहीं कब मिलेंगे? यार मुझे तो बोल सकती थी ना। और फिर वो सीमा के सवालों की एक लड़ी बनना शुरू हो गई थी और उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। वो सहम कर संभल गई। सीमा के सारे सवालों के जवाब सुहानी के पास ही हुआ करते थे और इस वक्त सुहानी का कोई पता नहीं था। सीमा वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। इस वक्त उसे सुहानी पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। ये सब उसकी वजह से हो रहा था और अब वो गायब थी।
पास पड़े बैग में सुहानी के वो कपड़े अब भी पड़े थे। सीमा उस वक्त उन कपड़ों को पूरी तरह फाड़ कर फेंक देना चाहती थी, पर कपड़ों को अपने हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे सुहानी की खुशबू सीमा के कमरे में बिखर गई हो। उसने वापस वो कपड़े अपने बैग में छुपा दिए। शादी के कुछ ही दिन बचे थे। एक रात सीमा अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी और उसकी माँ उसे उसका सीमा होना याद दिला रही थी। देखो बेटा, अब वही तुम्हारा घर है। तुम्हारा सुख अब तुम्हारे पति के सुख में है। जितना खुश तुम उसको रखोगी उतनी ही खुशी तुम्हें भी मिलेगी, है ना। वहाँ कोई कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेना। घर बांध कर रखने के लिए औरतों को थोड़ा बहुत सुनना तो पड़ता ही है। सब करते हैं। ऐसा करने से परिवार में प्यार हमेशा बना रहता है। और देखो, इन आदमी लोगों को ना लड़कियों की कमी नहीं होती। तुम्हें अपने पति को खुश रखना आना चाहिए। पति को कभी भूखा नहीं रखते कैसे भी, है ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हाँ माँ, मैं अच्छे से रहूँगी, सीमा अपना सर झुकाकर बोली। देखो बेटा, तुम्हारे पापा बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए लगा दिया। अब तुम इनको कोई कष्ट मत देना। अपने पति को खुश रखना और अपने परिवार वालों की सेवा करना अब जीवन भर तुम्हारा यही कर्तव्य है। तुम उन्हें खुश रखोगी और खुश रहोगी तो हम लोग भी अब खुशी खुशी मर सकेंगे। हाँ माँ, मैं अब तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी, सीमा अपना चेहरा लटकाए हुए बोली। सीमा उस दिन भी माँ से पूछना चाहती थी कि वो अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई। क्या बड़ा होना इसे ही कहते हैं। उसका बड़ा होना अलग था, उसमें उसकी शादी भी शामिल थी, पर इस तरह नहीं। उसे अपनी शादी की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसे एक डर था। ये इतनी सारी बातें जो माँ ने उसे समझाई थीं, वो उसे कहीं ना कहीं और ज़्यादा ही डरा रही थी। पर माँ ने ये भी कहा था कि ये सब करते हैं और ऐसा ही होता है। वो जब भी माँ से कुछ भी करने की वजह पूछती तो माँ का यही जवाब होता। धीरे धीरे उसे माँ का ये जवाब भी अब सही लगने लगा था। अब वो अपने सारे उलझे हुए सवालों का खुद को यही जवाब दे दिया करती। सब करते हैं, ऐसा ही करना पड़ता है। सबके करने वाली शादी का दिन भी बहुत जल्दी ही आ गया। माँ ने 2 सूटकेस भर के सीमा को कपड़े दिए थे जो उसे अपने ससुराल में पहनने थे। वहीं उन कपड़ों के बीच सीमा ने सुहानी के वो कपड़े बैग से निकालकर नीचे कहीं दबा दिए थे। माँ के दिए लगभग सारे लाल कपड़ों के ऊपर गहने थे और उसमें सीमा का सजने का सारा सामान। सीमा को ये सारे कपड़े एक से लग रहे थे। अपने नए घर के नए कमरे को उसने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा। दीवार पर उसके पति विकास की तस्वीर लगी हुई थी। सीमा ने इतनी गौर से उसे पहली बार देखा था। वो दोनों 1-2 बार पहले घर के आसपास मिले थे, पर उसकी गर्दन अक्सर झुकी सी रहती और सीमा का भाई भी उनके साथ होता। सीमा ने विकास को जितना भी देखा, चुरा कर ज़रा सा ही देखा था। उसके अलग अलग हिस्से जो बाद में घर जाने के बाद वो जोड़ने की कोशिश करती रहती। उन हिस्सों को जोड़ कर भी वो पूरा विकास कभी नहीं बना सकी। कमरे में लटकी उस तस्वीर में वो पहली बार पूरे विकास को एक साथ देख रही थी। क्या देख रही हो? पापा ने तस्वीर भिजवाई तो थी मेरी, तब नहीं देखी थी क्या? पीछे से विकास की आवाज आई। सीमा एकदम संभल कर बैठ गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो।
उसे पता ही नहीं चला था कि कब विकास कमरे के अंदर आ गया। वो सीमा के ठीक पीछे खड़ा था। सीमा सिमट कर बैठ गई और खुद को बिस्तर पर संभालती रही। सीमा विकास का अपने करीब होना महसूस कर सकती थी। उसकी धड़कनें अपने आप बढ़ गई थीं, जैसे परीक्षा के रिजल्ट के पहले बढ़ जाया करती थी। इतने में विकास उसके सामने आया और बोला, अरे बोलो कुछ भाई, या आज भी मुंह बांधे बस बैठी रहोगी? जी, वो तस्वीर तो देखी थी, पर ठीक से देखी नहीं। अच्छा, तो ठीक है, चलो आज सामने से देख लो, और एकदम ठीक से देखना आज। तस्वीर में तो मेरा बहुत कुछ देखना रह गया था। सब कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है ना तस्वीर में। सीमा को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी थी, पर अब शायद ऐसी सारी बातों में उसे सिर्फ शर्माना होता है, तो सीमा ने भी वही किया। विकास विकास उसके एकदम करीब आकर बैठ गया। उसने सीमा के चेहरे से उसका घूंघट गिरा दिया, फिर चेहरे को देखते हुए बोला, सीमा सीमा तुम बहुत खूबसूरत हो। सीमा अपना खूबसूरत होना विकास की आंखों में ढूंढ रही थी। इतने में ही विकास की आंखें सीमा के चेहरे से सरक कर उसकी गर्दन पर पहुंच गई। वो सीमा के गर्दन पर लटके हुए जेवर उसकी गर्दन से अलग कर रहा था। विकास दोबारा बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू सीमा। इस बार वो आंखें सीमा के सीने में धसी हुई थी। विकास सीमा के कपड़ों को उससे अलग करने की कोशिश में दोबारा उसका चेहरा देखना भूल गया था। वो लगातार सीमा के बदन पर लिपटे उन लाल कपड़ों को उसके जिस्म से अलग करता हुआ बुदबुदा रहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू सीमा। सीमा सीमा स्तब्ध बैठी थी। ये फिर से इतनी जल्दी हो रहा था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना और क्या करना चाहिए। वो जितनी बार भी हिचकिचाहट में हाथ आगे लाती, विकास उन्हें झटक कर पीछे कर देता। इसी बीच सीमा का ब्लाउज उससे अलग कर लेने के बाद वो सीमा के सामने खड़ा हो गया और अपना कुर्ता एक झटके में उतार दिया। लो लो देख लो जो देखना है, ठीक है ना? सीमा की नज़र विकास से मिलने के पहले ही विकास वापस बिस्तर पर आ गया और जैसे ही सीमा के होंठों के थोड़ा करीब गया, सीमा ने अपना सर थोड़ा बाई तरफ कर लिया। अरे क्या हुआ? किस नहीं किया क्या कभी? सीमा के जवाब का इंतजार किए बिना ही विकास वापस बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। ये बोलकर वो सीमा के बंद होठों को जैसे खाने सा लगा। ये सीमा का पहला किस था, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो पत्थर सी स्थिर थी। विकास के हाथ वापस उसकी छाती टटोल रहे थे और कुछ 2 सेकंड उसके होंठों पर ठहरने के बाद उसने सीमा को बिस्तर पर गिरा दिया। विकास के हाथ वापस उसके बचे हुए कपड़ों को उसके बदन से अलग करने में व्यस्त हो गए। सीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। सीमा के कपड़ों को उसके बदन से अलग करने के बीच में वो अक्सर उसके कुछ हिस्से मसल देता। सीमा अपने होंठ पिचकाकर जरा सी की आवाज़ करती और उसके बाद उसके हाथ अपना रास्ता बदल देते।
सीमा के कुछ हिस्सों में दर्द भी हो रहा था। वो हिस्से शायद लाल पड़ गए होंगे। थोड़ी देर में थोड़ी देर में शायद उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। ऐसा लगा जैसे वो अपनी आंखों के अलावा शरीर का कोई भी हिस्सा अपनी मर्जी से हिला नहीं सकती है। तो सीमा ने अपनी आंखें और जोर से बंद कर लीं। फिर अचानक ऐसा लगा कि उसकी जांघों की बीच की खाल को बेदर्दी से चीरता और फाड़ता हुआ कोई धारदार चाकू उसके शरीर में घुस गया हो। सीमा सीमा तड़प कर चीख उठी। आंसू अपने आप उसकी बंद आंखों में भर गए, पर फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोल पाई। उसकी चीख शायद बहुत तेज थी। विकास ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। सीमा को अब कुछ भी महसूस होना बंद हो चुका था। वो अंदर ही अंदर तड़प कर चीख रही थी। एक तूफान सा थम जाने के बाद ऐसा लगा कि सीमा के नीचे के हिस्से की चादर अब गीली हो गई है। सीमा ने शर्म और दर्द से अपनी आंखें और जोर से बंद कर लीं। एक लंबे तूफान के बाद विकास उसके बगल में आकर गिर पड़ा। तुम बहुत खूबसूरत हो सीमा, आई लव यू। सीमा सीमा कुछ देर बिस्तर पर पड़ी रही। विकास के खर्राटों की आवाज में उसकी सिसकी कहीं दब गई थी। सीमा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। चादर का वो हिस्सा जो गीला हो गया था वो अब पंखे की हवा से सूख कर कड़क हो गया था और अब चुभने लगा था। सीमा ने विकास की तरफ नहीं देखा। दर्द में आंसू अब भी अपने आप बह रहे थे। वो अपनी छत ताकती रही। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं शायद चेहरे से सुंदर नहीं हूं, तभी शायद विकास ने मेरा चेहरा ठीक से नहीं देखा, बस बाकी हिस्सों में बिखरे रहे। उन्होंने बार बार कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। सुहानी से मैं अक्सर इस रात के बारे में बात करती आई थी। वो मुझे हमेशा छेड़ती और मैं शर्मा जाती। मैंने कभी इस रात को इस तरह से नहीं सोचा था। और सुहानी ने जब भी अपने संबंधों का जिक्र मुझसे किया था तो वो बहुत रोचक हुआ करता था। उसकी कहानियों के हिसाब से मेरी अपनी पहली रात की कल्पना में प्यार की परिभाषा थोड़ी सी अलग थी, पर शायद मैं कुछ भी नहीं जानती थी। सुहानी की कहानियों पर मुझे कभी भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए था। उसकी कहानियों में सब कुछ एकदम अलग है, जो मुझे हमेशा सुनने में बहुत अच्छा लगता था। पर जब जब मैंने उन कहानियों पर यकीन कर खुद को वहाँ रखा है तो मैंने हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। सीमा खुद से बात करते हुए सुहानी की गढ़ी हुई मनगढ़ंत कहानियों से खुद को वापस खींच कर लेकर आ रही थी। सीमा की माँ ने हमेशा कहा था कि एक लड़की को सब कुछ सहना पड़ता है और तब कहीं जाकर एक सुखी परिवार बनता है। सीमा अपने सुखी परिवार की तस्वीर अपने नए कमरे की छत पर साफ देख सकती थी। सीमा और सुहानी के साथ आज का सफ़र बस इतना ही। जल्दी ही आपके सामने इस कहानी का अगला हिस्सा पेश करेंगे। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।